नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं CNT एक्ट से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से पार्ट 2 की, जिसमें हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी 30 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और पार्ट 2 में हम लोग 30 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ तक कंप्लीट हो पाता है। और इस तरह करके हम CNT से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको GPSC के एग्ज़ाम में या झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम में जिसमें CNT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंफर्म आपका हो जाए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है झारखंड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि CNT एक हमारे सिलेबस में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इसमें। तो चलिए CNT का दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 30 क्वेश्चन हो गया था, तो हम लोग देखेंगे हमारे यहाँ क्वेश्चंस जो है। तो 30 हो गया था, 31 देखते हैं। वैसे भूगृति जो परिवार के नर वारिस के नहीं होने पर रैयत के निधन के पश्चात पुनः भूस्वामी को वापस हो जाती है। उसकी बात की, अगर किसी का रैयत नहीं है तो वो जो है उसके फिर से उसके मालिक भूस्वामी को वापस हो जाता है। ऐसी भूगृति मतलब ऐसी ज़मीन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग भूगृहित तो नहीं कहते हैं, खुरकटीदार भी नहीं कहते हैं, पुनर्ग्रहित भूगृहित ही बोलते हैं, पुनर्ग्रही भूगृहित बोलते हैं। ये सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम मुखिया से तात्पर्य है, ग्राम मुखिया क्या है उसकी परिभाषा यहाँ पे पूछी गई है। तो ग्राम का मुखिया, ग्राम समूह का मुखिया, मानकी प्रधान मांझी के नाम से ज्ञात व्यक्ति या उपर्युक्त सभी। देखिए, ग्राम मुखिया की बात करें तो ग्राम का मुखिया भी होता है, ग्राम समूह का मुखिया भी होता है, और मानकी प्रधान मांझी डिफरेंट जो आपके हैं शासन व्यवस्था उसको इसी नाम से जाना जाता है, मानकी प्रधान मांझी। ये सब नाम से भी ग्राम मुखिया को भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अब अस्थायी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, से तात्पर्य है, क्या है इसका तात्पर्य है, इसकी भी डेफिनेशन पूछी गई है। तो भूगृहित की भूमि ये नहीं होगा, पुनर्गृह की भूमि ये भी आपका नहीं होगा। और 1798 इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा से संबंध में किया गया है। हाँ, ये देखिए, ये स्थायी बंदोबस्त जब उस समय लैंड का सेटलमेंट हो रहा था तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्योंकि तीनों स्टेट आपका सटे हुए थे तो उस समय एक ही था, तो इसलिए 1798 में इसकी एक नियम पारित हुई, स्थायी बंदोबस्त उसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन की ओर। इसमें ये पूछा गया है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 अध्याय 2 के धारा 4 से 8, चैप्टर 2 और धारा सेक्शन 4 से 8 की बात की गई है, में से किसका वर्णन है? तो अगर आप पूरा धारा और सेक्शन पढ़ें, सेक्शन जो भी है हमारा 19, तो उसमें आप पढ़ें तो 2 में हमारा डील होता है, उसे कहते हैं काश्तकारों का वर्ग, क्लासेस जिसको बोलते हैं काश्तकारों का क्लासेस, उसकी बात की गई है 4 से 8 छोटा नागपुर अधिनियम 1908 के तहत काश्तकारों का वर्ग याद रखिएगा, अध्याय 2 मतलब चैप्टर 2 और सेक्शन है आपका 4 से 8, उसका काश्तकारों का वर्ग की बात की गई है। तो काश्तकारों के वर्ग में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? ये पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। भूधारक, दर रैयत, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, मुंडारी खुरकटीदार या उपर्युक्त सभी। तो काश्तकारों के वर्ग में भूधारक भी है, अधिभोगी रैयत और अनाधिभोगी रैयत भी है, मुंडारी खुरकटीदार भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। काश्तकारों वर्ग के में नियम इनमें से कौन सा सम्मिलित है? सभी सम्मिलित है। काश्तकारों के वर्ग से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक करके देखते हैं। भूधारक में उप भूधारक सम्मिलित है। अधिभोगी रैयत से तात्पर्य रैयत द्वारा धारित भूमि में अधिभोगाधिकार से है। अनाधिभोगी रैयत को भूमि में अधिभोगाधिकार नहीं होता है, तो ये सही है, इसमें उस पर अनाधिभोगी उसका अधिकार नहीं होता है। भूधारक में उप भूधारक सम्मिलित है, ठीक है, उपभूधारक भी सम्मिलित है। अनाधिभोगी रैयत में
देखिए अधिभोगी रैयत से तात्पर्य रैयत द्वारा धारित भूमि में अधिभोगी धारक अधिकार से है, तो ये भी सही है। मतलब भूमि से अधिभोग अधिकार उसका है, लेकिन अनाधिभोगी रैयत में भूमि से नहीं होता है। सही है, मतलब ये दोनों सही है, मतलब सारा इसका भी आंसर हो जाएगा डी, उपरयुक्त सभी। 30वें क्वेश्चन देखते हैं। वैसे व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्यों के लिए धारण किए हुए है एवं लगान चुकाता हो कहलाता है। देखिए लगान भी चुकाता है और जमीन जो है बहुत दिनों से रखा हुआ है और उस पर खेती करता है, तो उसको क्या कहते हैं? और उसका लगान भी प्रॉपर चुका रहा है, मतलब टैक्स भी चुका रहा है, ऐसे को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे रैयत नहीं बोलेंगे, भूधारक बोलेंगे। उसको भूधारक बोलेंगे, जो एक्वायर कर रहा है, खेती कर रहा है और उस पर टैक्स दे रहा है, तो भूधारक बोलेंगे उसे। भूस्वामी नहीं बोलेंगे, वो तो बेचता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1960 की धारा 6 रैयत की व्याख्या। अब देखिए रैयत की व्याख्या धारा 6 में दी गई है, करती है। उसका रैयत से तात्पर्य है, रैयत का तात्पर्य क्या है ये पूछा गया है। तो वैसे व्यक्ति जिसे खेती करने के लिए भूमि धारण करने अधिकार प्राप्त हो, जी हाँ, उसे रैयत कहते हैं। इसमें मुंडारी खुटखटीदार नहीं होता है। ठीक है, मुंडारी खुटखटीदार इसमें नहीं होता, ये भी सही है। मतलब ए और बी दोनों होगा, जी हाँ, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 39 की बात करें, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है उसकी धारा 7 की बात की। देखिए ये सारे सेक्शंस आपको पढ़ लेने, क्योंकि धारा से सेक्शन से आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो धारा 7 के अनुसार खुटखटी अधिकारयुक्त रैयत से तात्पर्य क्या है? तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आप, ताकि कंफ्यूज ना हो बाकी पढ़ के। वह रैयत जिसे उस भूमि पर जो ग्राम से मूल प्रवर्तक या उसकी नर परंपरा के वंशजों द्वारा जंगल में कृषि योग्य बनाई गई है, तो अस्तित्व हक रखता हो, तो ये सही है, यही होगा इसका आंसर। धारा 7 का आएगा। वैसे रैयत जिससे उस भूमि पर जो ग्राम का मूल प्रवक्ता या उसकी नर परंपरा के वंशजों द्वारा जंगल में कृषि योग्य बनाई गई है। देखिए जंगल में कृषि योग्य बनाई गई जमीन को जो कहते हैं ना, वही उसी की बात की गई है धारा 7 सेक्शन 7 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अब देखिए के अनुसार मुंडारी खुटखटीदार से तात्पर्य उस मुंडारी से है जिसने स्वयं अपने परिवार के नर सदस्यों द्वारा जंगल भूमि के भावों को जोत में लगाने के लिए भूमि का धारण करने का अधिकार अर्जित किया है। इसका वर्णन किस धारा में किया है? देखिए भूमि को खुद में जंगल करके, मतलब उसमें कृषि करने लायक किया गया है ना, परिवार द्वारा भी, उसे किस धारा में ऐड किया गया है? ये तो अभी हम लोग ने पढ़ा था, तो इसका धारा 8 में हो जाएगा। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, सारे सेक्शन में इम्पोर्टेंट। धारा 8 क्या कहता है? देखिए अपने परिवार द्वारा सारा भूमि को अर्जित करता है और उसमें वो जंगल में मतलब धारण कर अर्जित करता है उस पर अपना काम करने के लिए, एक जंगल की भूमि को। और अपने फैमिली को पूरा एक जंगल है, उस भूमि में आपका पूरा परिवार उसका मुंडारी का, तो उस जंगल की भूमि भाग में जोत में लाने के लिए भूमि का धारण करता है और उसका अधिकार भी मतलब उस जमीन का अधिकार भी ले लेता है उस पे, उसको धारा 8 में बताया गया है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि कोई ज़मीन है जंगल का और कोई इंसान जो है मुंडारी जो उसका राइट लेता है, उस पर अपना हक जमा लेता है अर्जित ऑफिशियली, तो उसको धारा 8 में बताया गया है कि उस इलाके का मतलब उस एरिया का और उस लैंड का वो मालिक है। उसी की बात कही है धारा 8 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी न होगा? देखिए अब लगान टैक्स तो बढ़ेगा, किसी चीज़ में टैक्स बढ़ता है धीरे धीरे समय के साथ, उसका मूल्य बढ़ते रहता है, इसलिए टैक्स भी बढ़ते रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है, किसी भूधारक के जमीन का लगान जो स्थायी बंदोबस्त के समय से परिवर्तित नहीं हुआ हो तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, ये बात तो सही है कि अगर कुछ नहीं हुआ हो तो क्यों उस पर बढ़ेगा। सीएनटी एक्ट 1869 के किसी रजिस्टर में व्यक्ति किसी भूमिहर की जमीन का लगान में हुई वृद्धि नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर भी 1869 का क्या कहता है, तो अगर किसी का मतलब रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम है उस जमीन में,
तो उसकी भी ये धारा 10 बोलता है कि नहीं, हम उस पर भी नहीं करेंगे। तो धारा 9 में भी बोलता है कि नहीं बढ़ने देंगे, धारा 10 में भी बोलता है कि ये टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो 9 में बोलता है कि अगर पुराना ज़मीन है और अस्थाई बंदोबस्त के बाद उसका फिर भी परिवर्तित ना ज़मीन को नहीं हुआ हो तो भी उसमें टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये दोनों केसेस धारा 9 सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में मतलब टैक्स बढ़ाने की जो टैक्स है आपका, जो वृद्धि दर था बढ़ाने का, वो नहीं कर सकते हैं। 42 क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के भूगृत के अंतरण की रजिस्ट्री के प्रक्रिया का वर्णन किस धारा में? अब रजिस्ट्री का प्रक्रिया जो छोटा नागपुर CNT का भूगृत के अंतरण की रजिस्ट्री करवाते हैं उसको किस सेक्शन में बताया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं धारा 10, 11, 15 और 21। तो 10 तो अभी देख लिया हमने, धारा 11 होगा, उसके तहत ये नहीं किया जा सकता। तो रजिस्ट्री का प्रक्रिया 11 में है, याद रखिएगा, रजिस्ट्री कर सकते हैं आप अपनी ज़मीन की धारा 11 के तहत। यदि कोई स्वभूमि धारा 11 से जमीन की रजिस्ट्री कराने से इनकार करता है तो धारा 12 के अनुसार अंतरित किसके पास आवेदन कर सकता है? देखिए, अगर 11 के अनुसार रजिस्ट्री करना है लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता है या नहीं करना चाहता, इनकार कर देता है, तो धारा सेक्शन 12 में क्या कहता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो प्रखंड विकास पदाधिकारी पर जा सकता है, आवेदन दे सकता है, अंचल अधिकारी के पास जा सकता है, अनुमंडल पदाधिकारी, या सभी। ये सारे ऑफिसर रैंक के हैं जो लैंड रिलेटेड है, CNT से रिलेटेड, तो इस किसी पे भी जा सकता है। यहाँ पे वर्ड सही होगा इसका सही आंसर। 44 का देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है के अनुसार किसी भूमि में किसी रैयत का अधिभोगी धारक कितने वर्षों तक उस भूमि पर खेती न ही धारित करने पर भी बना रहेगा। देखिए, अब इतने वर्षों तक भी अगर कुछ ना करे, मतलब उस भूमि पे खेती ना करे और ना ही उसको धारित करे अपने नाम पे, तो कितने वर्षों तक ये वैलिड होगा, वही बात की गई है। तो ये होगा आपको 12 वर्षों तक भी वैलिड, उसके बाद नहीं होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी नियम जो के अनुसार ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात किसी गाँव में स्थित भूमि को पूर्णतः या अशांत पट्टे पर या अन्य रैयत के रूप में लगातार 12 वर्षों की अवधि तक धारित किया हो कहलाता है। अब देखिए, 12 वर्षों तक या किसी पट्टे में नाम उस जमीन का रखा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बंदोबस्त रैयत। ये ध्यान दीजिएगा, बंदोबस्त रैयत कहते हैं। 46 की क्वेश्चन देखें। खुदखट्टी अधिकार प्राप्त रैयत से संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य? कौन सा सत्य खुदखट्टी के आधार पर? इन पर अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंध लागू होते हैं। ठीक है। खुदखट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत द्वारा उस भूमि के लिए जिस पर उसका अधिकार हो लगा नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, सही बात है। बशर्ते उस भूमि के काश्तकारी अधिनियम का प्रभाव 20 वर्षों से भी अधिक पूर्व सूचित किया हो। ठीक है, ये भी होगा। खुदखट्टी अधिकार प्राप्त रैयत द्वारा भूमि पर लगान विधि संबंधी कोई आदेश गांव के समरूप भूमि के लिए अधियोगी रैयत पर लगाए गए लगान के आधे से ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, ये भी सही है। ये सारे अगर आप पढ़ेंगे CNT एक्ट तो उसमें सारे बताया गया है, ये सारे वैलिड ऑप्शंस हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है किस धारा में अधिभोगी? देखिए, ये टॉपिक आपको पढ़ने में अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा CNT पेचीदा है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो इसे आप रख लीजिए, मैं बोलूँगा ताकि आपको आसानी हो। तो छोटा नागपुर का अधिनियम किस धारा में अनाधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधानों का वर्णन है? अनाधिभोगी रैयत, इसकी वर्णन अगर बात करें तो ये आपको धारा 38 से 42 तक में अनाधिभोगी रैयत का उसमें जिक्र है। अनाधिभोगी रैयत संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फिर इससे अनाधिभोगी का देखिए, अब 38 से 42 तक तो धारा 39 भी आ जाएगा और 40 भी आ जाएगा। तो ये देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा, तो देख लेते हैं। तो धारा 39 के अनुसार अनाधिभोगी रैयत और उसके स्वभूमि के बीच करार के आधार पर लगान कर दर तय किया जाएगा। ठीक है, दोनों के हिसाब से टैक्स बढ़ेगा, वही बात की गई। धारा के 39 के अनुसार अनाधिभोगी रैयत को अपने जोत के लिए उसी प्रकार लगान देना पड़ता है जिससे अधिभोगी रैयत देते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन अभी तो फिलहाल सही हो जाएंगे 39 के हिसाब से। 40 के अनुसार बोल रहा है धारा
जो है अनुसार अनाधिभोगी रैयत का लगान किसी रजिस्ट्रीकृत लगान या धारा 52 के अधीन करार के अलावे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये भी सही है, तो मतलब सही आंसर इसका सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा डीप नॉलेज है, तो आपको सारा सेक्शन, मैं तो बोलूँगा सारा सेक्शन आप पढ़ लीजिए। मतलब सारा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट कम से कम तो 100 तक आप इसको करिए। CNT एक्ट की धारा 41 देखिए, आप 41 धारा आ गया, अनाधिकृत रैयत के बेदखल किए, मतलब बेदखल जो किया जाता है उसे जाने के संबंधित में अनाधिभोगी रैयत के निम्नलिखित में से किस धारा पर बेदखल किया जाता है। देखिए बेदखली का जो नियम है, हटाने का, बेदखल कर देना, उसको किस अधिनियम के तहत किया जाता है। तो तीसरी कृषि वर्ष प्रारंभ के बाद 90 दिन के अंदर अपने और अपने स्वभूमि के बीच की संविदा के संबंधों की किसी शर्त को न मानने पर, ठीक है, राष्ट्रीयकृत पट्टे से अधिभोगी में प्रविष्ट होने पर एवं उचित लगान का भुगतान करने से सहमत होने पर। तो इसका सारा आंसर सही हो जाएगा, ABC। ये सारे आंसर इसके सही है। बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है कि अध्याय 7 में भूधारकों के विशेष अधिकारयुक्त भूमियों एवं कतिपय अन्य भूमियों में अधिभोगी कर के अर्जन से संबंधित है, ठीक है। इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है। ये कर से रिलेटेड जो है उसकी बात की गई है, तो ये है आपका धारा 43 में। तो फिर से आपको इसको देख लीजिए, धारा 43 सेक्शन 43 क्या कहता है। तो इसे टैक्स रिलेटेड है, ये धारा 43 है ना। तो धारा 43 के अनुसार भूस्वामी की विशेष अधिकारयुक्त भूमि तथा कतिपय अन्य भूमियों के अधिभोगी अधिकार के अर्जन तथा उस पर अध्याय 6 धारा 64 से 66 के लागू होने से वर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये 43 धारा की बात की गई है। धारा 118 के खंड क में निर्दिष्ट भूस्वामी की विशेष अधिकारयुक्त भूमि, धारा 18 के खंड ख के निर्दिष्ट भूस्वामी की विशेष अधिकार युक्त भूमि, ठीक है, ऐसी भूमि जिसका उपयोग सड़क, नहर, तटबंध, बांध या जलाशय जैसे लोक कार्यों के लिए किया जाए। तो सारे सही हो गए, इसका सारा आंसर सही होगा। 43 में सारे आपको इंक्लूडेड है। 52 में देखें तो छोटा नागपुर काश्तकारी फीस में किस धारा के अनुसार प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी के एक पट्टे प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसमें उसकी जोत की सीमा, ठीक है, उस वार्षिक लगान की रकम, लगान की किस्तें, उपज का अनुपात, पट्टे की विशेष शर्तों अंतर्विष्ट होगी। देखिए ये सारे पट्टे वगटे से रिलेटेड जो है उसको अधिकार होगा भूस्वामी से लेने का, तो उसी की बात की गई है। तो इसका धारा 44 के अंतर्गत वो कर सकता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1960 के किस धारा के अनुसार स्वभूमि प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होता है। अब उसको पट्टे का एक प्रतिलेख पाने का भी हकदार होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 45, धारा 45 के तहत। ये सारे सेक्शंस का क्वेश्चंस है, अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको पेचीदा लग रहा होगा, तो लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा जितने सेक्शंस आप कर सकते हैं CNT के, वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस 53 ये हो गया। अब देखिए फिर से आप धारा के तहत देखिए, आप देख सकते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी नियम जो है किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति से पिछड़ा वर्ग की भूमि को हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान। देखिए प्रतिबंध मतलब CNT एक्ट पे SC/ST का ज़मीन पे आप कुछ नहीं कर सकते, वही यहीं पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 54 ये वही VIP क्वेश्चन है आपका, इसको स्टार मार्क आप कितना भी कर सकते हैं, 54 का क्वेश्चन है। और ये धारा 46 के तहत आप SC/ST की ज़मीन को नहीं कर सकते हैं, खरीद बिक्री नहीं कर सकते, वही बात की 46 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 55 क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 के संबंध में कौन सा कथन असत्य, असत्य की बात की 46 में इससे पता चल जाएगा क्या क्या है, इसे रिवीजन भी हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक करके।
रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण से प्रबंधित, ठीक है, ये सही है। अपनी जो थी उसके किसी भाग के रैयत द्वारा अपने अधिकारों का बंधक या पट्टे द्वारा अभिव्यक्त या विवसित ऐसी किसी भी कालावधि के लिए 5 वर्षों से अधिक हो या किसी भी बंधक दशा में अधिक हो सकती है। विक्रय, दान या किसी अन्य संविदा या कटार द्वारा अंतरण किसी भी हद तक विद्यमान्य नहीं होगा। रैयत अपने भूस्वामी के पट्टे प्राप्त करने का हकदार होगा। तो देखो 46, ये तो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा, ये इसमें 46 में नहीं आता है, तो ये होगा, गलत हो जाएगा इसके तहत। 46 में संबंध सत्य, ये 46 का नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका 45 में था। अभी हमने आप लोग पढ़ा, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ देखिए, पट्टे का शर्त पाने का हकदार होगा धारा 45 में, तो ये हो जाएगा आपका ये गलत। अब CNT एक्ट 1908 की धारा 46 के अनुसार कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को कितने वर्ष से अधिक किसी भी कालावधि के लिए भूगुत बंधक कर सकता है। तो कितने वर्ष तक भूगुत बंधक कर सकता है CNT एक्ट के तहत, जो धारा 46 में दिया गया है उसकी बात गई है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्षों तक के लिए कर सकता है। अब CNT एक्ट जो है 46 के अनुसार, देखो 46 काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो 46 स्पेशल आप पढ़ लें। सेक्शन 46 मैं फिर से बता दूं, एकदम डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 46 से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। 46 के अनुसार यदि बंधकदार बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1995 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, देखिए, या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई समिति हो, तो कितने वर्षों से अनाधि से अधिक किसी भी कालावधि के लिए भुक्तबंध बंधक कर सकेंगे। तो कितने वर्ष तो इस केस में कर सकेंगे, तो इसका सही हो जाएगा आपका 15 वर्षों तक। CNT एक्ट 1908 की धारा 46 के तहत बेदखली का समय कितने वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो कितने वर्ष तक कर सकते हैं, इसका सही हो जाएगा 58 का आंसर 12 वर्षों तक। ये सारा आपको देखिए CNT के सेक्शन से क्वेश्चन है, तो अगर आप सेक्शंस नहीं पढ़ें तो ये आपको लगेगा उटपटांग, लेकिन मैं ये आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 2 क्वेश्चन लास्ट करते हैं और अंत करेंगे हम लोग ये वीडियो का, थोड़ा लंबा हो गया है और सेक्शंस की। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जो 46 के अनुसार कोई अधिभोगी रैयत के अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, निम्न में से किसकी पूर्व अनुमति से अपनी जोत या उसके किसी भाग का विक्रय, विनिमय, दान के अंतरण उसी को कर सकता है जो अधिभोगी रैयत के स्थानीय थाना का निवासी हो, जिसके भीतर जोत स्थित है एवं अनुसूचित जाति। देखिए, वो जो SC/ST की ज़मीन आप नहीं ले सकते, उसी की बात की गई है। अगर ले भी सकते हैं तो उसी के मेंबर होना चाहिए, उसी एरिया का होना चाहिए, उसी बात की गई है। तो उपर्युक्त के माध्यम से ये कर सकता है, उपायुक्त जो है हमारे DC। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और एंड करेंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी जो नियम है, इस धारा के किस धारा के अनुसार कोई अधिभोगी रैयत जो अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के सदस्य हो, है ना, उपर्युक्त की पूर्व मंजूरी, उपायुक्त के पूर्व मतलब DC की मंजूरी से अपनी जोत या उसके किसी भाग को विक्रय, विनिमय, दान मतलब वसीयत या पट्टा द्वारा किसी व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा जो यथास्थिति अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग सदस्य हो और उसी जिले का सदस्य हो। मतलब SC/ST तो होना चाहिए और उसी जिले का भी होना चाहिए जिसके भीतर जोत स्थित हो, जो जिस जमीन के बारे में बात की गई है। तो ये किस सेक्शन में की गई है ये सब बातें, तो ये हो जाएगा आपका धारा 46। तो 46 की आप देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पे बात की गई, किस तरह से SC/ST ज़मीन नहीं खरीद बिक्री कर सकते, खरीद भी सकते तो DC की मदद से, और भी DC जो है उसी एरिया का होना चाहिए, उस ज़मीन पट्टा वगैरह सब, तब जाके आप हो सकता है। ये 46 में सारा दिया गया है। तो ये हमारा पार्ट 2 ख़त्म हुआ और इसमें खाली CNT एक्ट भरा हुआ है और इसमें सेक्शंस के क्वेश्चन मैक्सिमम ज़्यादा पूछते हैं, और पार्ट 1 में जो सेक्शन से अलग हटके जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पार्ट 1 में है,
अब जो वीडियो आएगा इसमें सारे सेक्शन रहेंगे, तो आशा है आपको ये सेक्शंस आप पढ़ लेंगे, नहीं तो आप इस लेक्चर से भी आप देख सकते हैं किस तरह सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही अपडेट के लिए। धन्यवाद।